हेलो दोस्तों, अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिनों पृथ्वी की जो भूवैज्ञानिक समय रेखा है यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उस पर एक प्रश्न सामने आया है। उससे जुड़ी हुई एक नई खबर है, एक नया अपडेट है जो एक नए समय काल के विभाजन की ओर इशारा करती है। इस पर कई सारे प्रश्न हैं कि क्या यह विभाजन हो गया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि विभाजन पहले हो गया है या अब हो गया है। तो वैज्ञानिकों ने एक अवधारणा के आधार पर ऐसी एक बात कही है कि 1950 के दशक के आसपास एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत हो चुकी है। एंथ्रोपोसीन युग क्या है, इसकी पहचान किस तरह से की जा रही है, इस पर आज के सेशन पर हम डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल परीक्षा में आपके सामने आ जाए तो एटलीस्ट इस सेक्शन से आप अनभिज्ञ ना रहें और इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपके पास बनी रहे। क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खबरों में कभी बीच में आ जाती हैं और हमसे मिस हो जाती हैं। फिर बाद में एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो हमें यही प्रश्न के रूप में देखने को मिलती है। जो टॉपिक है वो है, क्या 1950 के दशक से शुरू हो चुका है एंथ्रोपोसीन युग। तो इसका नाम एंथ्रोपोसीन ही क्यों रखा गया है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो पृथ्वी के अंतर्गत चलती है वो किस तरह से हम जानते हैं। तो न्यूज़ है, साइंटिस्ट से the Anthropocene epoch began in the 1950s, what it means, significance। दोनों ही चीज़ों को समझेंगे कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या महत्व है। पहले खबर को समझ लें। खबर कहती है कि पृथ्वी की आधिकारिक भूवैज्ञानिक समय रेखा में बदलाव हो चुका है। ऐसा वैज्ञानिकों के एक धड़े का मानना है जो कहते हैं कि अभी तक जिस तरह से हम मेघालयन युग को मान करके चल रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एंथ्रोपोसीन एपोक में पहुंच गए हों। एपोक की बात हो रही है, मेघालयन उसकी एज है अभी के समय जिसमें हम है, लास्ट में इसको देखेंगे। तो कनाडा के ओंटारियो में एक झील है, क्रॉफर्ड झील, जिसके तलछट में यानी उसके तलछटी में उसके जो पानी के नीचे की मौजूदगी है, जो ज़मीन है, उसमें कई सारी परतें जम चुकी। वहाँ पर ये पता चला है कि ऐसे कोई युग की शुरुआत हो चुकी है। तो एक तरह का प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग है, यानी आप अभी से आधिकारिक रूप से नहीं मानेंगे कि लागू हो गया है, इसका प्रस्ताव दिया गया है कि हो सकता है ये समय आ गया है कि हमें अब एक बदलाव कर देना चाहिए। और लगभग काफ़ी सारे वैज्ञानिकों की एक टीम है 35 से 40 के बीच में जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत कब से मानी गई है? जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना शुरू किया है। एंथ्रोपोसीन शब्द भी इससे संबंधित है। तो मनुष्यों का जब एक महत्वपूर्ण फुटप्रिंट पृथ्वी पर पड़ा, हम तब ये मान करके चलेंगे कि अब एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत हो गई है। और इन युग की अगर आप शुरुआतों को देखेंगे तो इसमें जीवाश्मों का एक बड़ा योगदान रहता है। यानी हमें कैसे पता चला कि आज एंथ्रोपोसीन युग है, या कुछ समय पहले हीलियोसीन था या कोई और था, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले देखें उस झील की लोकेशन कहाँ पर है। तो ये है क्रॉफर्ड लेक, और ये जो ग्रेट लेक्स का एरा एक जो स्थान है जिसके बारे में आप जानते हैं कि यूएस और कनाडा के बीच में 5 प्रमुख झीलें हैं। उनका नाम आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उन झीलों में से एक का नाम है ओंटारियो। तो ओंटारियो झील के पास इस झील की मौजूदगी है जहां पर रिसर्च की गई है। अब ये युग क्या है, इसका नाम कैसे आया? तो नोबेल प्राइज विजेता है पॉल क्रुटजेन, जो कि रसायनज्ञ भी हैं, और उनके साथ हैं जीव विज्ञान के प्रोफेसर यूजीन स्टोएमर। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के सबसे पहले इस नाम का प्रयोग किया है, और इसका प्रयोग किया गया है वर्तमान भूवैज्ञानिक समय अंतराल को दर्शाने के लिए। एक तरह का शब्द है जो गढ़ा गया है। इसके पहले भी पूरी टाइम स्केल को अगर आप देखेंगे तो कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। तो पृथ्वी का इकोसिस्टम मानव प्रभाव के कारण जब पूरी तरह के से जो परिवर्तन हुए उससे गुजरा है, उसके बाद इस युग की शुरुआत की जानी चाहिए, ऐसा वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है। कि मनुष्यों ने जिस तरह से एक एरा को हम डायनासोर के अंतर्गत रख करके देखते हैं कि डायनासोर्स का एक समय रहा है, उसके बाद इस तरह की जीव कुछ समय तक रहे हैं, फिर वो विलुप्त हो गए, उसके जीवाश्म हमें प्राप्त हुए, हमने एक समय काल का विभाजन कर दिया। कुछ वैसा ही है कि मनुष्यों का भी एक एरा है जिसके तहत मनुष्यों के द्वारा, चाहे वो परमाणु हथियारों का उपयोग हो, परमाणु धमाके हों, या किसी और तरह की कार्रवाइयाँ हों, औद्योगिक क्रांतियाँ हों, उसके तहत जो प्रभाव पड़ा है पृथ्वी पर, अब वो परमानेंट होने वाला है। इसलिए उसके आधार पर भी इस डिवीज़न को किया जाना चाहिए। तो खासतौर से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से इन चीज़ों को देखा गया है। कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इस युग की ओर इशारा करती हैं या हमें ये समझाती हैं कि इनके आधार पर हम ये मान करके चलें? जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह से पृथ्वी के अंतर्गत जो वातावरण का तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है, वो मानव जनित है। और मानव जनित तापमान में वृद्धि के चलते जिस तरह से टेम्परेचर में काफ़ी समय पहले से, यानी काफ़ी तीव्रता से बदलाव आना शुरू हो गया है, चाहे वो
ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हो या कुछ अन्य तरह के जंगलों की कटाई हो, CO2 का उत्सर्जन हो, ये सारे जो रीजंस हैं वो मनुष्यों के कारणों के तौर पर दर्ज किए गए हैं। तो इसी के प्रभाव के रूप में समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, समुद्र का अम्लीकरण हो रहा है, जंगलों की कटाई की वजह से मिट्टी का क्षरण हो रहा है। ठीक, गर्मी की जो लहरें हैं हीट वेव से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी हमने हीट डोम इफेक्ट को देखा था, इम्पैक्ट जो कनाडा के क्षेत्र में और US के क्षेत्र तक पड़ा था, बहुत तेज गर्मी बढ़ गई थी। जीवमंडल का बिगड़ना, पर्यावरण में अन्य हानिकारक जो परिवर्तन है, अन्य तरह की विषैली गैसेस हैं, स्मॉग है, या फिर जो धूल के कण हैं, वो सभी चीज़ें उपस्थित होती जा रही है, और ना केवल धूल के कण बल्कि जहरीले तरीके से। तो कई परिवर्तन सहस्त्राब्दियों या उससे अधिक समय तक बने रहेंगे, यानी ये ऐसे चेंजेस हैं जो अगले 50-100 सालों में ख़त्म नहीं हो जाएंगे, इन्हें चलने में हज़ारों साल लगेगा। तो क्या यही वह बदलाव है जिसको लेकर के ऐसी बात की जा सकती है? तो बेसिक बात यह है कि पृथ्वी प्रणाली के पूरे एक पथ को ही ये बदल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है उस झील के अंतर्गत? तो लगभग 79 फीट गहरी और 25,800 वर्ग फीट चौड़ी है ये झील, जिसमें 11 अन्य संभावित स्थलों के सामने फिर इस झील पर ही रिसर्च की गई है, और भी ऐसे स्थलों का चयन किया गया था, लेकिन अंततः इसमें जो है रिसर्च की गई इसकी तलछट की परतों पर। तो पृथ्वी की मिट्टी, वायुमंडल और जीव विज्ञान पर मानव गतिविधियों के वार्षिक प्रभाव को इसमें संरक्षण किया गया था, मतलब कि नेचुरली ऐसा किया गया था या हुआ था, हम कह सकते हैं। जिस तरह से कई सारी चीज़ें धीरे धीरे वहाँ पर एकत्रित होती रहती हैं, तो उन्हीं स्थानों की पहचान की गई थी जहाँ पर उनका बाइफर्केशन या अलग अलग लेयर के रूप में हम व्यवस्थित रूप से देख पाए। तो उसमें से एक एरा ये भी था। तो जल निकाय में 1950 के आसपास से अलग और कई तरह के संकेत मिले हैं जो मनुष्यों का प्रभाव इस प्रणाली पर दर्शाते हैं। तो चूंकि अभी ये साबित नहीं हुआ है, इसको साबित किया जाएगा, वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। तो सवाल यह है कैसे साबित करेंगे? तो इसके लिए कुछ प्रपोजल्स हैं जो इन्होंने बना करके दिए हैं, एक पूरा सिस्टम है जो इस पर फिर पूरी तरह से तहकीकात करेगा और फिर समझेगा कि क्या वाकई जो साक्ष्य मिले हैं वो इस हद तक रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, जिसके आधार पर हम भूवैज्ञानिक जो टाइम स्केल है उसमें एक नई चीज़ को जोड़ सकें। तो एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप है एक AWG, जो कि क्वाटरनरी स्ट्रेटिग्राफी SQS पर एक उप आयोग है, उसको प्रस्ताव देगा। तो ये जो SQS है ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी यानी ICS का एक घटक निकाय है, और ये दोनों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस के अंतर्गत काम करते हैं। तो इसकी जब बैठक होनी है 2024 में, जो कि 37वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस होगी, इस पर यह प्रस्ताव जाएगा। अगर यहाँ पर सहमति बनती है तो इसको हो सकता है फिर आप एक नए काल के रूप में देख रहे हो। और जो 37वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस होनी है वो होनी है साउथ कोरिया में, और बुसान, इसका शहर है बुसान में आयोजित की जाएगी। अब आते हैं पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय पर, यानी कैसी इसकी स्केल है, किस तरह से मापन किया जाता है। तो एक तरह से ये ग्रह का भूवैज्ञानिक समय पैमाना है, यानी कि आप इसको ऐसे मान लीजिए कि एक पूरी टाइमलाइन है जो चल रही है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से शुरू हुई, फिर कुछ समय बीता, नए तरह के जीव आए, नए तरह के पेड़ पौधों का जन्म हुआ, एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, फिर कुछ और समय बीता, वो वाले विलुप्त हो गए, फिर और नए आए, फिर वो कुछ और समय बीता। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है लगभग मोटे तौर पर 5 व्यापक श्रेणियों में। इन्हीं को कहा जाता है इयॉन, एरा, पीरियड, एपोक और एज। तो इसमें जो इयॉन है वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? एज। ठीक, अभी हम किस एज में हैं? मेघालयन एज में। ठीक है, तो अलग अलग उपश्रेणियां हैं, अगर आपको देखना है तो ये यहाँ पर दी हुई है पूरी टाइमलाइन। अगर हम इयॉन को विभाजित करें आज तक के काल में तो 4 इयॉन हैं, जिसमें पहला है हेडन, दूसरा है आर्कियन, तीसरा है प्रोटेरोजोइक, और अभी हम हैं फेनेरोजोइक में। ठीक है, इनके समय काल को भी आप देख सकते हैं, 4.54 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन साल पहले हेडियन था। ठीक, उसके बाद आया आर्कियन, आर्कियन का समय काल 2.5 बिलियन ईयर्स एगो से 4 बिलियन एगो तक जाता है। उसके बाद हम वर्तमान में है फेनेरोजोइक इयॉन में। अगर आप एरा में आए तो फेनेरोजोइक के अंतर्गत 3 एरा हैं, पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। अभी हम हैं सीनोजोइक एरा में। सीनोजोइक एरा में आएंगे तो इसमें 3 पीरियड हैं। कौन कौन से हैं? पेलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी।
अभी हम कहाँ हैं, क्वाटरनरी में हैं। और क्वाटरनरी के, अगर आप क्वाटरनरी के एपॉक में आएंगे तो इसमें दो हैं, एक है प्लीस्टोसीन, दूसरा है होलोसीन। और फिर इस एपॉक के अगर आप एज में आएंगे तो ये मेघालयन एज चल रही है और वर्तमान टाइमलाइन यहाँ तक आती है। ये है पूरी टाइमलाइन जो आपने पहले पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ेंगे या यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी टाइमलाइन में फिर वो फिट होगा, वो एपॉक फिट होगा जो होलोसीन के बाद आ सकता है, जिस पर चर्चा की जा रही है कि हमें एक नया एपॉक मिला है एंथ्रोपोसीन और यहाँ पर उसको शामिल होना चाहिए। तो श्रेणियों का विभाजन कैसे किया गया है? न्यूयॉर्क स्थित एक संस्था है पेलियोंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो भूवैज्ञानिक समय पैमाने की जो सीमाएं हैं उसको मापती है और कई तरह के जीवाश्मों के आधार पर फिर इसकी गणनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। और इसमें कई तरह की जीवों की उत्पत्ति और विलुप्ति को भी शामिल करते हैं। एक लंबी प्रक्रिया है जिसके आधार पर इन अंतरालों को इनकी विशेषताओं के आधार पर दर्ज किया जाता है और नए तरह के विभाजनों में शामिल किया जाता है। तो वैसी ही मांग है कि अब इसको भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अगर इससे कोई प्रश्न बने तो बेसिक चीज़ें मेघालयन एज है जो हमने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, भूवैज्ञानिक समय पैमाने को 5 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कि आधिकारिक भूवैज्ञानिक समय पैमाने के अनुसार हम मेघालय युग में हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आपकी परीक्षा के लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।